तो किस जगह कौन सा लॉ लगना चाहिए? It is very important. We have two basic law, a triangle law or the second is parallelogram law. So one thing remember, if suppose you have two vectors and their tails are meet at any point, same point, tails are meet at same point. So this time, that time we will apply definitely law of parallelogram. यदि कहीं पर भी किसी वेक्टर के दोनों टेल मिल रहे हों या हेड मिल रहे हों, it is very beneficial to apply law of parallelogram. But एक का हेड और दूसरे का टेल मिल रहा हो, एक का हेड और दूसरे का टेल मिल रहा हो, तो ऑलवेज अप्लाई लॉ ऑफ ट्रायंगल. बहुत सिंपल है. एक ही पॉइंट पर दो टेल मिले या दो हेड मिले, ऑलवेज अप्लाई लॉ ऑफ पैरेललोग्राम. लेकिन जैसे ही हम बात करते हैं जैसे ही हम लोग बात करें ट्रायंगल लॉ की, तो इट इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन एक वेक्टर का हेड एंड दूसरे वेक्टर का टेल मिलना चाहिए. यदि ऐसा हो रहा है तो उसे हम कहते हैं कि उस जगह पर लॉ ऑफ ट्रायंगल लगाना बहुत बेनिफिशियल होता है और हम उसे इजीली कर सकते हैं. ठीक है ना, ये हो गया. नाउ टुडेज हेडिंग इज रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन अ प्लेन. Resolution of a vector in a plane. समझ में आ गया बेटा? यहाँ पर इसका मतलब है कि हम जो वेक्टर दिया गया है उसको दो पीस करने हैं. ठीक है, किसी भी अभी तक मैंने आपको सिखाया था कि दो वेक्टर को जोड़ना है. आज हम देखेंगे एक को हम दो उसके कंपोनेंट्स में तोड़ेंगे. दैट मीन्स resolution is the process of splitting the vectors. Vectors को तोड़ने की जो प्रोसेस होती है that is called resolution of vector. So first of all लिखिए एक लाइन यहाँ पर, the process of the process of splitting a vector into component vectors is called resolution. ओके. अब इसके बाद आगे लिखिए ये नेक्स्ट बेटा हेडिंग होगा रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन. सेकंड क्या है? अब रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन.
नाम से लगा हुआ कि यहाँ पर रेक्टेंगल मतलब यहाँ पर दो एंगल जो है 90 का, जो भी आप जिसको भी तोड़ेंगे वो 90 के एंगल पे जाना चाहिए। कैसे होगा पर लिखिए, फिर मैं इसको बताता हूँ आपको। द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग, द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अ वेक्टर, the process of splitting a vector into two components a vector into two components at the process of splitting a vector into two components at right angles to each other is called rectangular resolution of a vector, is called a resolution of a vector. And the component vectors are called, and the component vectors are called its rectangular components, are called its rectangular components. अब ध्यान से देखिए बेटा, मान लो ये एक एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, और ये है इसमें एक वेक्टर, ये इसका ओरिजिन हो गया, ये एक्स है, ये वाई है, ये मान लो वेक्टर ए है, ओके, तो ये पॉइंट मान लो पी है बच्चों, और ये जो वेक्टर ए है वो इससे थीटा एंगल बनाता है। इसको बताने के पहले बेटा मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे पास मैंने आपको बेटा पढ़ाया था यूनिट वेक्टर, याद है किसी को? यूनिट वेक्टर किसी को याद है? किसी को याद नहीं? हाँ देवांशी बोलो। सर ये इसमें जो मैग्नीट्यूड रहता है वो 1 होता है, इट्स मैग्नीट्यूड इज यूनिटी एंड डायरेक्शन इज सेम। ओके गुड। तो उसमें मैंने आपको दो चीजें बताई थी कि एक तो उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, और मैंने कहा उसका सिंबल भी अलग होता है बेटा। वो सिंबल क्या था? ये सर उस पर क्या लगाते हैं, वेरी गुड। तो ये याद रखना बेटा, हमारे पास वी हैव अ 3 स्पेसिफिक यूनिट वेक्टर। ध्यान सुनना बेटा, हमारे पास 3 स्पेसिफिक वेक्टर्स होते हैं जो कभी नहीं बदलते। एक को हम बोलते हैं आई कैप, एक को हम बोलते हैं जे कैप, एक को हम बोलते हैं के कैप। जी क्या है? आई कैप along एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ठीक। क्या हो गया? तो ये बड़ा याद रखना हमेशा के लिए, ये अब से कभी जिंदगी में नहीं बदलेंगे। नेवर चेंज, नेवर चेंज, नेवर चेंज। आई कैप, जब भी हम बात करेंगे आई कैप, आप क्या बोलेंगे? सर along एक्स एक्सिस। जे कैप मतलब along वाई एक्सिस। के कैप जेड एक्सिस। एक्चुअली आई कैप, जे कैप, के कैप gives the direction of axis, that is x, y and z, जो फिक्स है, ये बदलेंगे नहीं कभी भी। इसके अलावा जो भी होंगे यूनिट वेक्टर उनकी बात छोड़ दो, मगर ये तीनों स्पेशल यूनिट वेक्टर्स हैं जिनकी वैल्यू 1 है, वो सबकी होती है, इनकी भी है। मगर आई कैप एक्स एक्सिस को बताता है, ये वाई को बताता है,
जेड यहाँ होगा तो उसको बता देगा। इसका मतलब क्या हुआ, समझना बेटा बात को। इसका मीनिंग ये हुआ कि जो आई कैप जो है, इसका मतलब यहाँ पे आई कैप होंगे, यहाँ जे कैप होगा, के कैप ऊपर जाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ पर देखो कि ये मैंने कहा ये आई कैप हो गया, और ये क्या हो जाएगा अपने को, जे कैप हो जाएगा। अब मैं ध्यान देना बेटा, यदि मैं इसको ऐसे मिला दूं तो यहां से लेकर के ये यहां तक का एक वेक्टर बन जाएगा, और यदि मैं इसको ऐसे मिलाऊं तो ये भी एक वेक्टर बन जाएगा। मान लो ये Q है और ये R है, तो यहाँ पर ये जो आई कैप लिखा हुआ है, इसे आप लिख सकते हैं वेक्टर AX, और ये हो जाएगा वेक्टर AY, या जो ये है वही ये होगा, और जो ये है वो हो जाएगा वही वही वेक्टर AY। ये डायग्राम मैंने बनाया आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आप इस डायग्राम को बना लीजिएगा। बन जाए तो बेटा मुझे बता देना। सर बन गया। ओके, लिखिएगा। लेट अस कंसीडर a vector a vector vector A vector A vector A in plane x o y, in plane x o y, acting along okay along vector OP OP। हमने इसको AX मान लिया है नहीं है बेटा, हमने क्या कहा है कि इसके दो टुकड़े करेंगे अपन, एक ये हो जाएगा एक ये हो जाएगा। तो यहाँ कोई वेक्टर AX है, ये वेक्टर AY, कितना नहीं पता हमको। तो लिखिएगा फ्रॉम लॉ ऑफ ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, क्या हो जाएगा, वेक्टर OP इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वेक्टर OQ प्लस वेक्टर QP, यही होगा ना, OQ प्लस QP। ओके, वेक्टर OP कितना है बच्चों, वेक्टर A है, OQ कितना है,
वेक्टर ए एक्स है और क्यूपी कितना है, वेक्टर ए वाई है। हम इसे इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं। आगे देखो, वेयर वेक्टर ए एक्स एंड वेक्टर ए वाई are the two rectangular components are the two rectangular components of vector A. समझ आ रहा है? आपने देखो ए को आपने क्या कर दिया, दो भागों में बांट दिया। बस अब हमारा काम ये है, हमें ये पता लगाना है कि एक्शन की वैल्यू कितनी है। तो लिखिए नाउ cos थीटा इज इक्वल टू कितना होता है बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है, ओ क्यू अपॉन ओपी। अच्छा, ओ क्यू का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ए एक्स, और ओपी का कितना होगा, ए। तो इससे आपको क्या मिल गया, ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। सिमिलरली साइन थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, यानी कि पी क्यू अपॉन ओपी सो पी क्यू कितना है, ए, सॉरी, पी क्यू ए वाई अपॉन ए। सो ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। आगे लिखो, ऑब्वियसली ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। देख लो बच्चों, जो ए कितना होगा, यदि हम ए एक्स और ए वाई की रख दें वैल्यू तो कितनी आ जाएगी, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो बंद हो जाएगा, तो लौट के आपका ए आ गया। तो अब आप समझ लेना कि अब अब आपको समझ में क्या आ गया कि वेक्टर ए को यदि आप दो टुकड़े करेंगे तो एक हो जाएगा इसका ए कॉस थीटा और एक हो जाएगा ए साइन थीटा। कैसे याद रखना है, जिस एक्सिस से एंगल बनेगा वो हमेशा कॉस होता है और दूसरा वाला साइन। मान लो ऐसे होता, ये है और मैंने कहा ये वेक्टर बी है और ये इससे एंगल थीटा बन रहा है, तो क्या करोगे आप, ये हो जाएगा बी कॉस थीटा और ये हो जाएगा बी साइन थीटा। तो वो वेक्टर जिस एक्सिस से एंगल बनाता है इट शुड बी कॉस एंड सेकंड वन विल बी साइन। चलिए आगे चलते हैं। तो हो गया, लिख लिया आप लोगों ने।
हरिओम। अब यहाँ पर हम एक काम और करने वाले हैं अभी। लिखिए इफ, एक अलग से नोट लगा, इफ आई कैप जे कैप एंड के कैप, if I cap, j cap and k cap are the unit vectors, are the unit vectors along x axis, y axis and z axis, then वेक्टर ए को आप ऐसे लिख लेंगे, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप और प्लस ए जेड के कैप, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप और प्लस ए जेड के कैप। ये याद रखना, यहाँ पर जो ए एक्स ए वाई और ए जेड है, these are the magnitude along the x y and z axis, I j k तो आपको पता ही है, it is unit vectors of along x axis, y axis and z axis। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक फार्मूला ही है, पर इसको लिख लो, कभी कभी काम आता है, हेडिंग डाल देना, लामीज थ्योरम। लामी एपोस्ट्रोफी एस एस है, लामीज थ्योरम। ये भी आपकी मदद करेगी। ध्यान देना बेटा, ये मान लो कोई एक पॉइंट है, यहाँ पर 1 2 3 फोर्स एक साथ लग रहे हैं, नहीं पता कौन सा एंगल कितना है, नहीं पता। मान लो ये F1 है, ये F2 है, ये F3 है। क्योंकि हमें ये पता नहीं है कि कौन सा एंगल कितना है, तो हम खुद ही मान लेते हैं। मान लो ये एंगल अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा है, ये कोई पॉइंट O है। तो लिखिएगा, if three forces are acting at any point O, simultaneously, then ये F1 upon sin alpha is equal to F2 upon
साइन बीटा इज इक्वल टू F3 अपॉन साइन गामा। तो ये फार्मूला रहेगा। ओके, आगे लिखो। These forces are also called concurrent forces. Concurrent forces. बच्चों, कॉन्करेंट का बेटा मतलब होता है कि यदि किसी पॉइंट पर दो से ज्यादा फोर्स एक साथ लग रहे हों, 2 3 4 5 6, और बॉडी रेस्ट में होनी चाहिए, शर्त होती है इसकी, यानी कि वो रेस्ट में है। इफ two or more than two forces acting on the body and body remains in rest or balance condition, so these all forces are called concurrent forces. ध्यान रहे बेटा, तो हम इस फोर्स को, तो इन सारे फोर्स को क्या बोलते हैं? कॉन्करेंट फोर्स बोलते हैं। और इस ये दिया हुआ है आपको बेटा, एंड दिस is also known as law of sine. Law of sine, ये law of sine, लॉमी थ्योरम को हम लोग लॉ ऑफ साइन भी कहते हैं। आज क्या बात है, बच्चे फिर कम आए, कभी ज्यादा आते हैं कभी कम आते हैं, क्या चक्कर है? हो गया। अब देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि चूंकि वेक्टर सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, तो इस पर जहां भी कोई डाउट हो तुरंत पूछना। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको। हाँ बोलो सर, एक बार वापस कॉन्करेंट फोर्सेस बता दीजिए। हाँ, ये बेटा, किसी भी ऑब्जेक्ट पर दो से ज्यादा फोर्स काम कर रहे हो एक साथ और बॉडी रेस्ट में हो इसके बाद भी, तो हम उसे कहते हैं कॉन्करेंट फोर्स। मतलब ये है कि मान लो आपके पास एक ही पेन है और इसको हम 5 लोग खींच रहे हैं एक साथ, कोई यहाँ खींच रहा है, कोई वहां खींच रहा है, और एक फिर भी पेन वहीं की वहीं है। इसका मतलब क्या है कि सारे फोर्स कैसे हैं? बैलेंस्ड हैं। तो उस समय हम बोलेंगे कि दीज आर कॉल्ड कॉन्करेंट फोर्सेस। ठीक, किसी भी ऑब्जेक्ट पर दो से ज्यादा फोर्स लग रहे हो और इसके बाद भी बॉडी उसी जगह पर हो जैसी थी, यानी कि सारे फोर्स एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे हो, तो हम कहते हैं कि दीज आर कॉन्करेंट फोर्सेस। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन 2 न्यूटन फोर्स एंड 3 न्यूटन फोर्स। ध्यान देना बेटा, व्हाट इज द एंगल बिटवीन 2n and 3n force so that their sum is 4 न्यूटन। आपको ये बताना है कि इन दोनों के बीच में कितना एंगल है जिसका रिजल्टेंट फोर्स 4 न्यूटन है, बताइए।
सर सर cos थीटा इक्वल्स टू 3/12 आ रहा है। ओके, वेरी गुड। अभी देखते हैं मेरे ख्याल से सही है शायद। हाँ, देखो बेटा, इसमें कुछ नहीं करना है। आपने कहा कि दो फोर्स है, एक फोर्स ये मान लो, इसको मान लो F1, इसको मान लो F2, और इनके बीच का एंगल मान लो कितना है, थीटा। हाँ बोलो। cos थीटा इज इक्वल्स टू 1/4 आ रहा है। ठीक है, गुड। मैं भी उसको चेक कर लूँ, मुझे ऐसे लगा भी आएगा। ये दिया हुआ है तो, और ये इसका नेट कहीं यहाँ से आएगा, मान लो कि वो F है, तो F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। F की वैल्यू कितनी है, 4, अंडर रूट F1 मीन्स 2 तो 4 हो जाएगा, F2 मीन्स 3 9 हो जाएगा, 2 इंटू F1 2 इंटू 3 इंटू cos थीटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो 16 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 और 4 13 प्लस 12 cos थीटा। इसको यहाँ ले जाओ तो 3 इज इक्वल टू 12 cos थीटा, तो cos थीटा इज इक्वल टू, जो तो सही आंसर है आप लोगों का, 1/4। क्या आंसर आ गया इसका, 1/4। ध्यान देना बेटा, इसको आंसर को लिखते कैसे हैं, इसको आप ऐसे लिखते हो, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/4। यहाँ छोड़ सकते हो, आपको पूरी मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/4। अच्छा, कोई मुझे ये बता सकता है कि इसका एंगल लगभग कितना होना चाहिए, तो बेटा इसकी एक ट्रिक है इसकी, वो बताओ मुझे कि इसका आंसर कितना आना चाहिए। किसी के पास कोई आइडिया है? चलो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। देखो बेटा, यहाँ लिखा हुआ है कितना, cos थीटा इज इक्वल टू 1/4। चूंकि ये वैल्यू 0 की तरफ जा रही है, तो आपको पता होना चाहिए कि cos 90 की वैल्यू होती है 0 और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0, और ये कितना है, 1/4 है। इन दोनों के बीच को करोगे तो कितना आएगा, 1/4 ही आएगा ना। तो इसका आंसर कितना चाहिए, लगभग इसका एंगल 75 डिग्री आएगा इसका आंसर। पक्का नहीं पता मुझे, लेकिन इतना आना चाहिए, 75 अप्रोक्सीमेट। ठीक, ये एक मेथड है निकालने का। प्यारे बच्चों, मैंने आपसे कहा था कि जब हम लोग मैथमेटिक्स आपने पढ़ा था, सबसे पहले आपने क्या पढ़ा था बेटा, प्लस फिर माइनस, और अब इसके बाद को क्या पढ़ना आपने को, मल्टीप्लिकेशन। ये वेक्टर का सबसे टफ पार्ट है जो हम पढ़ने जा रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम लोग। ये सबसे टफ पार्ट है इसका, बस ये और समझ में आ गया तो ये मानना कि आपको फिजिक्स समझ में पूरी आ जाएगी, और मुझे पूरा यकीन है कि समझ में आएगा बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। थोड़ा सा लगेगा, स्पेशली जो बच्चे बायोस के जो बच्चे हैं जिन्होंने मैथ्स को छोड़ दिया है, उनको थोड़ा सा दिक्कत आएगी, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि सब कुछ सही रहे, है ना। तो ये आज मेरी तरफ से आज की क्लास में यही है। एनी डाउट, एनी क्वेरी?